ओके राजा बेटा, आज हम डिस्कस करेंगे लार्ज इंटेस्टाइन को और डाइजेशन का जो है तरीका देखेंगे और डिफरेंट टाइप की डाइजेशंस को डिस्कस करेंगे। आपको पता है कि हम न्यूट्रिशन की बात कर रहे हैं और न्यूट्रिशन एक ऐसा प्रोसेस जिसमें कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म उन उन चीज़ों का एक्सेस करता है जिससे उसका टिश्यू बिल्ड हो, उसे एनर्जी सप्लाई हो। और वो चीज़ें जो उन्हें वो चीज़ें जिनसे उनको एनर्जी सप्लाई होती है, टिश्यू बिल्ड होता है, उन्हें न्यूट्रिएंट कहते हैं। न्यूट्रिएंट को हासिल करने को न्यूट्रिएंट के वो प्रोसेस जिससे ऑर्गेनिज्म न्यूट्रिएंट हासिल करता है उसे न्यूट्रिशन कहा जाता है। अच्छा, हमने अलग अलग मोड की न्यूट्रिशन डिस्कस की थी। हमने डिस्कस किया था देयर इज हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, देयर इज ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफ में भी फिर वेरिएशन थी, हेटरोट्रॉफ में भी फिर वेरिएशन थी। अच्छा, उसके बाद हमने डिस्कस किया था मिनरल न्यूट्रिशन इन केस ऑफ प्लांट, किस तरीके से प्लांट मिनरल एब्जॉर्ब करता है और उनसे फायदा उठाता है। मिनरल्स दे आर द इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स विच हेल्प इन ग्रोथ एंड मेटाबॉलिज्म। अच्छा, हमने ये भी डिस्कस कर लिया अगर कुछ स्पेसिफिक काइंड के मिनरल्स की डिफिशियंसी हो जाए तो क्या इफेक्ट पड़ सकते हैं प्लांट के ऊपर, जैसे हमने नाइट्रोजन और मैग्नीशियम की एग्जांपल लेकर के समझा था। उसके बाद हमने डिस्कस किया कि क्या मतलब होता है डाइजेस्टिव सिस्टम का। हमने ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम स्टार्ट किया था। अच्छा, लास्ट टाइम हमने ये मैंने आपको बताया था कि जो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम है इसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं, इनटू एलिमेंट्री कैनाल और डाइजेस्टिव ग्लैंड। एलिमेंट्री कैनाल के अंदर शुमार होता है बक्कल कैविटी का। बक्कल कैविटी हम ओरल कैविटी प्लस माउथ को कह रहे होते हैं। ओरल कैविटी प्लस माउथ इज व्हाट इज कॉल्ड द बक्कल कैविटी। बक्कल कैविटी के बाद फेरेंक्स, इसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ये एलिमेंट्री कैनाल के पार्ट है। एलिमेंट्री कैनाल इज आल्सो नोन एज जीआईटी गट, ठीक है, जीआई ट्रैक्ट भी कहा जाता है इसे समटाइम। अच्छा, इसकी फुल फॉर्म है गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट। उसके बाद हमने ये भी देखा कि इसके साथ दूसरे ग्लैंड्स भी अटैच होते हैं। कौन कौन से ग्लैंड? सिलेवरी ग्लैंड, स्टमक के अंदर गैस्ट्रिक ग्लैंड, इसके अलावा इंटेस्टाइन के अंदर ड्यूडेनल ग्लैंड, पेनक्रियास, लिवर, ये ग्लैंड्स हैं। तो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम टू कंपोनेंट्स पे बेस्ड है। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने इनकी जो एनाटमी थी वो डिस्कस कर ली। आज फिजियोलॉजी डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से डाइजेशन होती है डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स पर। माउथ के अंदर डाइजेशन कैसे होगी, स्टमक के अंदर डाइजेशन कैसे होगी, इंटेस्टाइन के अंदर डाइजेशन कैसे होगी, और उसके बाद हम ये भी डिस्कस करेंगे कैसे ही चीजें एब्जॉर्ब होंगी, एसिमिलेट और आना बॉडी से रिमूव होंगी। अच्छा, लेकिन उनको समझने से पहले हमने लार्ज इंटेस्टाइन स्टार्ट किया था, कंप्लीट नहीं कर पाए थे। लार्ज इंटेस्टाइन देख लेते हैं। मैंने आपको बताया इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन इसको इस वजह से कहा जाता है क्योंकि इसका जो डायामीटर है ये बड़ा होता है। लेंथ में ये स्मॉल इंटेस्टाइन से छोटी है। स्मॉल इंटेस्टाइन का है ना, अगर हम उसको बॉडी से निकाल कर ऐसे नाउंट करें तो वो लेंथ में इससे बड़ी होगी, लार्ज इंटेस्टाइन उससे छोटी है। ये बात आ रही है समझ में? अच्छा, ये जो लार्ज इंटेस्टाइन है मैंने आपको बताया था इसके अलग अलग पार्ट हैं। इसका ये जो इनिशियल पार्ट होता है, इस इनिशियल पार्ट को हम सीकम कहते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद कोलोन, देयर इज असेंडिंग कोलोन, देयर इज ट्रांसवर्स कोलोन एंड देयर इज डिसेंडिंग कोलोन, और लास्ट में जो है रेक्टम एनस का पार्ट आता है। अच्छा, लास्ट टाइम हमने ये देखा था कि जिस जगह पर स्मॉल इंटेस्टाइन का लास्ट पार्ट इलियम और सीकम आपस में मिलते हैं, यहाँ मसल की एक रिंग मौजूद होती है। आपको नाम याद है? याद उस मसल की रिंग का नाम क्या था जी? उस मसल की रिंग का, हाँ, कौन सा स्फिंक्टर था वो? यहाँ पे लिखता हूँ इलियोसिकल स्फिंक्टर। इलियोसिकल स्फिंक्टर है, ठीक है। यहाँ से लेक्चर स्टार्ट हो रहा है, इलियोसिकल स्फिंक्टर। अच्छा, अब जो भी फूड यहाँ पर पहुंचा है, ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन से जो फूड आगे पास होगा उसे हम काहिल कह रहे होते हैं, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन से जो फूड पास आगे होगा उसे काहिल कहा जाता है। अब ये काहिल आगे पास होगी, ठीक है। काइल जैसे ही इस सीकम के अंदर जाएगी, इस सीकम के साथ एक ट्यूब अटैच हुई होती है, फिंगर लाइक ट्यूब। अब यहाँ से दोनों कान खुले रखने हैं। इस ट्यूब को हम क्या कहते हैं पता है आपको? अपेंडिक्स। अपेंडिक्स इट इज अ ब्लाइंड ट्यूब एक्सटेंड फ्रॉम सीकम। एक ब्लाइंड ट्यूब होती है जो कि सीकम से एक्सटेंड हुई होती है। अच्छा, इसको ब्लाइंड क्यों कहते हैं पता है? इसकी एक ओपनिंग होती है, दूसरी साइड से ये क्लोज्ड है। जो भी बॉडी में कोई ऐसी ट्यूब हो जो कि एक साइड से ओपन हो, दूसरे साइड से क्लोज्ड हो, उसे ब्लाइंड कहा जाता है। अपेंडिक्स एक ब्लाइंड ट्यूब है। अपेंडिक्स का ह्यूमन में कोई ऐसा रोल नहीं है, ओके, रिसेंटली लेकिन ये डिस्कवर किया गया है कि कुछ दोनों कानों से सुनना, सिम्बायोटिक बैक्टीरिया इस अपेंडिक्स में मौजूद होते हैं जो हमारे लिए फायदेमंद है। किस तरीके से? वो हमें विटामिन सिंथेसाइज करके देते हैं। हमारी बॉडी में इस अपेंडिक्स का इतना ज्यादा रोल नहीं है, लेकिन जो दूसरे मैमल्स हैं जैसे कि काऊ हो गई, बफेलो हो गई, उसमें अपेंडिक्स बहुत ज्यादा डेवलप होता है। उनका जो स्टमक है वो भी हमसे मुख्तलिफ है। स्टमक के अलग अलग पार्ट है, कॉम्प्लेक्स स्टमक है, देयर इज ओमेसम, एबोमेसम, रेटिकुलम, ठीक है, ये अलग अलग पार्ट होते हैं। उनकी अपेंडिक्स भी बहुत ज्यादा डेवलप होती है। उनकी अपेंडिक्स के अंदर ऐसे काइंड के बैक्टीरिया मौजूद हैं जो कि एक एंजाइम प्रोड्यूस करते हैं, सेल्यूलेज।
सेल्यूलेज एंजाइम प्रोड्यूस करते हैं। और आपको पता है ये सेल्यूलेज क्या करता है, ये सेल्यूलेज सेल्यूलोज को डाइजेस्ट कर देता है इनटू ग्लूकोज। हमारी बॉडी में क्योंकि अपेंडिक्स डेवलप नहीं है तो ना ही ये सेल्यूलेज प्रोड्यूस होता है, ना ही हम सेल्यूलोज को डाइजेस्ट कर सकते हैं ग्लूकोज के अंदर। हम सेल्यूलोज को डाइजेस्ट नहीं कर सकते, अगर कर सकते तो हम भी चारा वगैरह खा सकते थे उनकी तरह कच्चा। अच्छा, मैंने आपको ये भी बताया हुआ है सेल्यूलोज जो है मोस्ट अबंडेंट टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट नेचर के अंदर। ये बात आ रही है समझ में। अच्छा, अपेंडिक्स में का हमारी बॉडी में रोल कोई नहीं है, लेकिन समटाइम क्या होता है कि जब काहिल यहाँ से मूव कर रही है तो कुछ ना कुछ जर्रा जो है कि काहिल का यहाँ चले जाता है, कुछ ना कुछ जर्रा यहाँ पे चला जाता है। वो जर्रे जर्रे पार्टिकल यहाँ जाने के बाद एक्यूमुलेट हो जाते हैं, और एक्यूमुलेट होने के बाद ये साइज में बड़ी हो जाती है अपेंडिक्स। ठीक है, अपेंडिक्स बड़ी हो जाती है, अपेंडिक्टाइज के देते हैं उसे, हम अपेंडिक्टाइज के देते हैं। फिर इसको सर्जिकली रिमूव करवाना पड़ता है, अदरवाइज ये रप्चर हो गई तो डेथ हो सकती है। और इसका सर्जिकल रिमूवल ऑफ अपेंडिक्स इज व्हाट इज कॉल्ड द अपेंडिक्टाइटिस कहा जाता है उसे। आम है, लोगों का किया जाता है। ठीक है जी। अच्छा, जो लोग स्पेस पे जाते हैं, जो एस्ट्रोनॉट है, एस्ट्रोनॉट की हम जानबूझ के अपेंडिसाइटिस कर देते हैं। क्यों करते हैं ये आप ढूंढ के आइएगा, अदरवाइज मैं आपको बता दूंगा। एस्ट्रोनॉट का चाहे अपेंडिक्स में मसला हो ना हो, लेकिन जब वो स्पेस में जा रहे होते हैं उनका पहले से अपेंडिक्टाइज कर दिया जाता है, अपेंडिक्स रिमूव कर दिया जाता है। क्यों, ये आप देख के आइएगा। वेल, हम बात कर रहे हैं इस पहले वाले पार्ट की जो कि सीकम है। सीकम के अंदर ये आपको दिख रहे हैं हंसते मुस्कुराते हुए, ये बैक्टीरियाज हैं, सिम्बायोटिक बैक्टीरियाज हैं। ऐसे बैक्टीरिया जो यहाँ से काहिल जो जा रही है उनसे खाना भी लेंगे, हमें फायदा भी पहुंचाएंगे। हमें किसे फायदा पहुंचाएंगे, ये विटामिन के की सिंथेसाइज करते हैं, विटामिन के की सिंथेसाइज। और इन बैक्टीरिया का नाम भी आपको याद रखना है। देयर इज ई कोलाई, देयर इज स्ट्रेप्टोकोकस फेकालिस एंड देयर इज लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस। 3 बैक्टीरिया, लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस। अगर आपको ये तीनों नाम याद ना हो तो बेटा इकोलाई जरूर याद कर लीजिएगा। इकोलाई वेरी इंपॉर्टेंट एंजाइम बैक्टीरिया है, इसका आगे भी जिक्र होगा इकोलाई का। 3 है, इकोलाई, स्ट्रेप्टोकोकस फेकालिस, लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस। ये हमारे लिए फायदेमंद किस तरीके से है, विटामिन के। कुछ बच्चे ध्यान से सुनते हैं बातें। विटामिन के सिंथेसाइज करके देंगे हमें। अच्छा, सीकम में और कुछ भी नहीं होगा, ये यहाँ से जो काहिल जाएगी उनसे ये खाना लेंगे और विटामिन के सिंथेसाइज करके देंगे। अच्छा, काहिल जो है उसके बाद कोलोन में जाएगी, कोलोन, उसके बाद ट्रांसवर्स कोलोन और ये डिसेंडिंग कोलोन। कोलोन के अंदर भी यही बैक्टीरिया है, वही विटामिन की सिंथेसाइज होगी। ठीक है। अच्छा, कुछ एब्जॉर्प्शन भी यहाँ पर हो रही होती है, लेकिन एब्जॉर्प्शन की अभी हम बात कर नहीं रहे। क्या क्या एब्जॉर्ब होगा वो मैं आपको बाद में बताता हूँ। फिलहाल आपने ये याद रखना है कि जो यहाँ पर काइल आया है उनके जरिए से विटामिन सिंथेसाइज हुए, यहाँ पर भी बैक्टीरिया, कोलोन के अंदर भी बैक्टीरिया, उन्होंने विटामिन सिंथेसाइज किए और वही फूड आगे पास होगा। और ये लास्ट पार्ट जो है दैट इज व्हाट इज कॉल्ड रेक्टम, रेक्टम के अंदर आकर स्टोर होगा। अच्छा, रेक्टम के अंदर से जो भी अनडाइजेस्टेड मटेरियल स्टोर हुआ है उसमें से वाटर एब्जॉर्ब होगा, इंपॉर्टेंट सॉल्ट्स एब्जॉर्ब होंगी, अगर उनकी कमी है तो सोडियम की कमी है तो एब्जॉर्ब हो जाएगा, यहाँ से क्लोराइड की कमी है तो एब्जॉर्ब हो जाएगा, कैल्शियम की कमी है तो एब्जॉर्ब हो जाएगा, वाटर की कमी है बॉडी के अंदर तो एब्जॉर्ब हो जाएगा। और साइड बाय साइड ब्लड वेसल्स जो हैं उनके अंदर इसका शुमार हो रहा होगा। ब्लड वेसल्स के अंदर वाटर, सोडियम, ठीक है, अगर क्लोराइड मौजूद है, इसके अलावा कैल्शियम, ये चीजें किडनी से भी एब्जॉर्ब हो रही होती है लेकिन यहाँ से भी एब्जॉर्ब हो जाएंगी। ठीक है। अच्छा, और उसके बाद जो अनडाइजेस्टेड मटेरियल है वो बॉडी से रिमूव हो जाएगा, उस प्रोसेस को हम इजेक्शन कहते हैं। अच्छा, ये लास्ट वाला जो पार्ट है ना, ये लास्ट वाला पार्ट, इसे हम एनस कहते हैं। एनस बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। एनस में 2 तरह के मसल्स की रिंग होती है, दोनों कान खुले रखिएगा। एनस में 2 तरह के मसल्स की रिंग होती है, एक तो होती है इंटरनल और एक होती है एक्सटर्नल। जो इंटरनल है ना, इंटरनल वाली, वो बनी हुई होती है स्मूथ मसल से, यानी ऐसे मसल जिन पर हमारी बॉडी का कंट्रोल नहीं है। और दूसरे होती है एक्सटर्नल। एक्सटर्नल जो है उसमें स्केलेटल मसल होते हैं, यानी जिस पर हमारा कंट्रोल है। इस इंटरनल को हम इंटरनल एनल स्फिंक्टर भी कहते हैं। एक्सटर्नल को एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर भी कहा जाता है। लिख दूं आपके लिए, इंटरनल एनल स्फिंक्टर। वेरी गुड, एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर। साइड बाय साइड आपको याद भी हो जाएंगी चीजें हाथ के हाथ। ठीक है जी। अच्छा जी, जैसे मैंने आपको कहा इंटरनल पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है लेकिन एक्सटर्नल पर कंट्रोल है, और ये नेचर के ये बड़ा ही अच्छा काम है जो कि नेचर ने हमें एक्सटर्नल वाला स्केलेटल दिया। अगर ऐसा ना होता
तो हर टाइम जो हम अनडाइजेस्टेड फूड को बॉडी से रिमूव कर रहे होते, क्योंकि हमारा कंट्रोल ही नहीं होता स्केलेटल पर। अगर स्केलेटन यहाँ नहीं होता, अगर स्मूथ होता, क्योंकि यहाँ पर स्केलेटल है, उस पर हमारा कंट्रोल है, हम जब चाहे तब अनडाइजेस्टेड मटेरियल को बॉडी से रिमूव करते हैं। ठीक है जी। अच्छा, अनडाइजेस्टेड मटेरियल के लिए जो रिफ्लेक्स डेवलप करता है कि अब हमें वॉशरूम जाने की ख्वाहिश है, ठीक है, उस रिफ्लेक्स को डिफिसिएशन रिफ्लेक्स कहते हैं। डिफिसिएशन रिफ्लेक्स पूछा जाता है और अच्छे स्टूडेंट्स को ये बात मालूम होती है। चलें, ये बारे में था लार्ज इंटेस्टाइन के। मैंने लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में आपको बताया ही क्या है, सिर्फ 4 पार्ट्स बताए हैं। एनस के बारे में थोड़े से, इसके स्फिंक्टर और कौन कौन से बैक्टीरिया यहाँ पर लोकेटेड है। आगे बढ़ सकते हैं, यहाँ तक एनाटॉमी पोर्शन एंड हो गया जी बेटा। स्केलेटल मसल, ठीक है, जिन पे हमारा कंट्रोल है, ठीक है, और बड़ी है ना थैंक गॉड है नेचर के इस बात के लिए। अच्छा जी, अब यहाँ पर एनाटॉमी है ना एंड हो गई। यहाँ से हम होलोजोइक न्यूट्रिशन स्टार्ट करते हैं। होलोजोइक न्यूट्रिशन ह्यूमंस के केस में होलोजोइक न्यूट्रिशन है, यानी पहले हम खाने को मुंह में लेके जाते हैं, इस प्रोसेस को इंजेक्शन कहा जाता है। इंजेक्शन वी हैव डिस्कस्ड। उसके बाद डाइजेशन होगी, डाइजेशन हमें डिस्कस करना है, ये वाला डाइजेशन। डाइजेशन का मतलब ये होता है कि लार्ज कॉम्प्लेक्स फूड कंपोनेंट को स्मॉलर एब्जॉर्बेबल फॉर्म में कन्वर्ट करना। लार्ज कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट को स्मॉल एब्जॉर्बेबल फॉर्म में कन्वर्ट करना, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड द डाइजेशन। आप डाइजेशन को एक्सप्लेन कर लोगे जी? जी, लार्ज कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट को स्मॉल एब्जॉर्बेबल फॉर्म में कन्वर्ट करना, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड द डाइजेशन दैट वी हैव। अच्छा, अब डाइजेशन की अलग अलग टाइप है, आप दोनों कान खुले रखिएगा, जल्दी से बताएंगे। डाइजेशन कुड बी कंप्लीट, इनकम्प्लीट, इट कुड बी फिजिकल और केमिकल, आई मीन फिजिकल और मैकेनिकल और केमिकल, इट कुड बी इंट्रासेलुलर और एक्स्ट्रासेलुलर। ये किन किन क्राइटेरिया की बेस पे हम देखते हैं। सबसे पहले बेस्ड ऑन डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम की बेस पर हमारे पास दो तरह के डाइजेशन है, वी हैव इनकम्प्लीट डाइजेशन, वी हैव कंप्लीट डाइजेशन। अगर आपके पास डाइजेस्टिव सिस्टम ऐसा है, दोनों कान खुले रखिएगा, कि जिसके अंदर सिर्फ एक ही ओपनिंग है, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड द माउथ, वही माउथ का काम कर रहा है, वही ओपनिंग जो है एनस का काम कर रही है, यहीं से फूड इनटेक भी हो रहा है और बॉडी से रिमूव भी हो रहा है, इजेस्ट भी हो रहा है। ऐसे काइंड के डाइजेस्टिव सिस्टम को इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं, और इसके अंदर जो डाइजेशन होगी, देयर इज नो फन इन टेलिंग दैट कि वो इनकम्प्लीट डाइजेशन होगी। नो, ये मल्टीसेलुलर जैसे कि हाइड्रा है, उनके अंदर ये होता है, क्योंकि यूनिसेलुलर तो एक सेल से बना हुआ है, वहां पे आप सिस्टम कैसे लाओगे? मल्टीसेलुलर होना चाहिए। हाइड्रा वगैरह जो है उनमें यही तरह की डाइजेशन होती है। हाइड्रा लिख दो ना यहाँ पर, वाटर के अंदर मौजूद होते हैं ये। अच्छा, उसके अलावा दूसरा होता है कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, जो कि हमारे पास है। दो डिस्टिंक्ट ओपनिंग होगी, देयर इज माउथ, देयर इज एनस। माउथ इज डिजाइन फॉर इंजेक्शन ऑफ फूड, फूड की इंटेक के लिए डिजाइन है माउथ। एनस इज डिजाइन फॉर इजेक्शन ऑफ द फूड, अनडाइजेस्टेड फूड जो उसको बॉडी से रिमूव करने के लिए एनस डिजाइन किया गया है। ऐसे काइंड के डाइजेस्टिव सिस्टम को हम कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं, और डाइजेशन को क्या कहेंगे? कंप्लीट डाइजेशन। ठीक है, इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर इनकम्प्लीट डाइजेशन, ठीक है, और कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर कंप्लीट डाइजेशन। ये बात आ रही है समझ में? आगे मूव करते हैं। फिजिकल और केमिकल और मैकेनिकल किस बेस पर कह सकते हैं हम डाइजेशन को? डाइजेशन फिजिकल भी हो सकती है, केमिकल भी हो सकती है। किस बेस पर? कि कौन से फैक्टर इसको कैरी आउट कर रहे हैं। अगर हम जो लार्ज कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट हैं उनको सिंपल स्मॉलेबल फॉर्म में ला रहे हैं विद द हेल्प ऑफ टिक, विद द हेल्प ऑफ चर्निंग एक्शन ऑफ द स्टमक, तो ऐसी काइंड की डाइजेशन को हम फिजिकल और मैकेनिकल डाइजेशन कहते हैं। अगर केमिकल इन्वॉल्व है, कौन से केमिकल? एंजाइम। अगर एंजाइम लार्ज कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट को स्मॉल कंपोनेंट में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो ऐसी काइंड के डाइजेशन को हम केमिकल डाइजेशन कहते हैं। ये बात आ रही है समझ में? एक बार रिपीट करते हैं। फिजिकल और मैकेनिकल डाइजेशन का मतलब फिजिकल फोर्सेस की मदद से, मैकेनिकल फोर्सेस की मदद से किसी कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट को ब्रेक करना। से लगाएंगे ना, मैकेनिकल फोर्स लगाएंगे, स्टमक में फूट जाएगा, स्टमक की चर्निंग एक्शन जो है, कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स होने की वजह से भी लार्ज कंपोनेंट ब्रेक हो जाते हैं इनटू स्मॉलर कंपोनेंट, ये मैकेनिकल फोर्स की वजह से हो रहा है। तो इसी काइंड के डाइजेशन को हम मैकेनिकल और फिजिकल डाइजेशन कहते हैं। केमिकल डाइजेशन का मतलब ये होता है कि केमिकल्स की मौजूदगी डाइजेशन करवा रही हो, यानी एंजाइम्स की मौजूदगी अगर डाइजेशन करवा रही हो तो उसे हम केमिकल डाइजेशन कहते हैं। ये बात आ रही है समझ में? दोनों ही होती है, ठीक है। मैं आपको टाइप्स जनरल बता रहा हूँ, मैं आपको ये भी बताऊंगा कि ह्यूमंस में कौन सी कहाँ क्या हो रही होती है, ठीक है। एक तो आपने देख ली कि ह्यूमंस में कंप्लीट डाइजेशन है, ह्यूमंस में दोनों हो रही होगी। यहाँ पर हमने लिखा हुआ है, देखो, मैकेनिकल केमिकल, मैकेनिकल केमिकल, ठीक है राजा बेटा। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, उसके बाद डाइजेशन होती है, देयर इज इंट्रासेलुलर एंड एक्स्ट्रा सेलुलर। ये है बेस्ड ऑन लोकेशन, कि अगर विद इन दी सेल डाइजेशन हो रही है तो वो इंट्रासेलुलर टाइप ऑफ डाइजेशन है, और अगर सेल से बाहर एक बड़ी केविटी के अंदर हो रही है, जैसे कि हमारी बॉडी में होता है, एक बड़ी केविटी के अंदर डाइजेशन होती है,
तो एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन है। अमेबा के केस में एक ही सेल था, वही जो है कि डाइजेशन हो रही थी ना, फूड वो अंदर लेके गया था, लाइसोसोम कंबाइन हो गया था, फूड ब्रेक, फिर डिस्ट्रीब्यूट हो गया था, वो इंट्रासेलुलर टाइप ऑफ डाइजेशन है। हमारी बॉडी में एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन पाई जाती है। अच्छा, आपको कुछ जानकर हैरानी होगी, कुछ एनिमल ऐसे हैं जो कि दोनों टाइप के डाइजेशन शो करते हैं। देयर इज पार्शियल इंटरनल एंड पार्शियल एक्सटर्नल। पहले फूड को केविटी के अंदर डाइजेस्ट करेंगे, यही हाइड्रा, फिर वो पार्शियली डाइजेस्टेड फूड को सेल्स में लेके जाएंगे और वहां उनको डाइजेस्ट करेंगे कंप्लीटली। तो एनिमल, कुछ एनिमल में साइड बाय साइड दोनों हो रही होती है, कुछ एनिमल में एक ही होती है, हमारी बॉडी में भी एक एक्स्ट्रा सेलुलर ही होती है। ठीक है, अब मैं कहूंगा, आप मुझे बताओगे डाइजेशन की डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑन द बेसिस ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। अगर माउथ और एनस दोनों मौजूद है तो ऐसी टाइप के डाइजेशन को क्या कहेंगे? वेरी गुड। और अगर एक ही ओपनिंग है तो इनकम्प्लीट। और अगर ऑन द बेसिस ऑफ फैक्टर देखते हैं, अगर एंजाइम इन्वॉल्व है तो वेरी गुड, और मैकेनिकल फोर्सेस इन्वॉल्व है तो वेरी गुड। अच्छा, इसके अलावा अगर डाइजेशन विद इन दी सेल हो रही है तो इंट्रासेलुलर, और बड़ी केविटी के अंदर बाहर हो रही है तो वेरी गुड। आपको बातें आ रही समझिए, मतलब लार्ज इंटेस्टाइन हो गया, टाइप्स ऑफ डाइजेशन हो गया। अब जो है कि हम डाइजेशन देखते हैं ह्यूमंस के केस में। हमारी बॉडी के अंदर तीन जगहों पे जो है डाइजेशन हो रही होती है, एक माउथ, स्टमक, इंटेस्टाइन। तीनों में मैकेनिकल डाइजेशन भी होगी तो केमिकल डाइजेशन भी होगी। माउथ से एड्रेस करते हैं इसको। माउथ के अंदर मैकेनिकल डाइजेशन होती है बाय मेस्टिकेशन। मेस्टिकेशन आप समझते हैं? मेस्टिकेशन इज द एक्शन जनरेटेड बाय टिथ। टिथ का जो च्यूइंग एक्शन है ना, आप फूड को लेके गए मुंह के अंदर, फूड जो है कि टिथ की मदद से ब्रेक होगा, स्मॉलर पीसेस में आएगा, टिथ की मैकेनिकल फोर्स से ये काम हो रहा है, इसे मैकेनिकल डाइजेशन कहते हैं। इस प्रोसेस को मेस्टिकेशन कहा जाता है। ये बात आ रही है समझ में? नहीं आ रही? कल हमने अलग अलग टाइप के टिथ भी डिस्कस किए थे। मैंने बताया था ह्यूमन की बॉडी में दो तरह के टिथ होते हैं, मिल्क टिथ, डेसिडुअस टिथ, और दूसरे परमानेंट टिथ। टिथ जो है परमानेंट टिथ चार तरीके के होते हैं, जैसे इंसीजर, केनाइन, प्रीमोलर, मोलर। अच्छा, अगर डाइजेशन, जब आप फूड को मुंह में लेके गए और वो फूड जो है दांतों की मदद से ब्रेक हो रहा है स्मॉलर पीसेस में, क्योंकि यहाँ पर टिथ की मैकेनिकल फोर्स लग रही है ना, इस वजह से मैकेनिकल डाइजेशन है। और ये क्योंकि माउथ में हो रही है तो मैकेनिकल डाइजेशन इन केस ऑफ माउथ। आ रही है बात समझ में? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। केमिकल नहीं, टिथ से हम फूड को ब्रेक करते हैं, सही है, क्योंकि अब लार्ज कंपोनेंट ब्रेक हो रहे हैं ना स्मॉलर कंपोनेंट में, तो ये डाइजेशन है, और टिथ की मदद से हो रही है तो ये मैकेनिकल डाइजेशन। ठीक है, यहाँ पे एंजाइम नहीं अभी इन्वॉल्व हुआ। अच्छा, दूसरी होती है केमिकल डाइजेशन। ठीक है, अच्छा, केमिकल डाइजेशन अगर आपको ढंग से थोड़े सिलेवरी ग्लैंड याद हो तो मैंने बताया था सिलेवरी ग्लैंड प्रोड्यूस करते हैं सलाइवा, और उसके अंदर एक एंजाइम मैंने आपको बताया था जी, सिलेवरी अमाइलेज। ये सिलेवरी अमाइलेज क्या करेगा, जो अगर प्लांट डाइट जो हमने ली है, प्लांट डाइट, जैसे फ्रूट ले लिया, वेजिटेबल ले लिया, ग्रेन्स ले लिए, प्लांट डाइट इट इज रिच इन स्टार्च। स्टार्च जो है वो ब्रेक हो जाएगा इन द प्रेजेंस ऑफ सिलेवरी अमाइलेज इनटू माल्टोस, आइसोमाल्टोस, लिमिट डेक्सट्रिन। यहाँ से आपको दोनों कान खुले रखने हैं, यहाँ से बायोकेमिस्ट्री है प्योर। ठीक है, दोनों कान खुले होने चाहिए। स्टार्च ब्रेक होगा इनटू माल्टोस, आइसोमाल्टोस, लिमिट डेक्सट्रिन, सिलेवरी एमाइलेज की मौजूदगी में। सिलेवरी क्यों कहते हैं? सलाइवा के अंदर मौजूद है। एमाइलेज क्यों कहते हैं? क्योंकि ये स्टार्च पे एक्ट करता है। इसके कल मैंने दूसरे नाम भी बताए थे। इट इज ऑल्सो नोन एज टाइलिन, इट इज ऑल्सो नोन एज डायस्टेज। इस एंजाइम को अच्छी बुक्स ये बताती हैं। माउथ में ये काम होगा, एक तो टिथ की मदद से मैकेनिकल डाइजेशन हो गई, और दूसरा सिलेवरी एमाइलेज की मदद से स्टार्च ब्रेक हो गया। बस आगे चलें। अच्छा जी, स्टमक के अंदर, अब स्टमक, कल हमने स्टमक डिस्कस किया था, जे शेप्ड ऑर्गन, अलग अलग पार्ट, देयर इज कार्डिक, फंडस, बॉडी, पाइलोरस। लेक्चर अपलोडेड है, आप देख लीजिएगा। अच्छा, मैंने बताया था कि स्टमक के अंदर जब फूड आएगा ना, स्टमक के अंदर फूड, वो जो फूड आता है उसे हम बोलस कहते हैं। बोलस की डेफिनेशन ये है, च्यूड फूड अलोंग विथ सलाइवा, च्यूड food along with saliva is what is called the bolus, along with saliva is known as bolus, उसे हम bolus कहते हैं। ठीक है, chewed food along with saliva is known as bolus। जो चीज हम निगलते हैं ना उसे bolus कहा जाता है, सवालों जो करते हैं। स्टमक के अंदर ये बोलस आएगा, जैसे ये बोलस आएगा ना, स्टमक की वॉल कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करेगी, कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करेगी। आप मुझे बताओ, कोई जब चीज कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करेगी तो जो चीज अंदर मौजूद है वो ब्रेक होगी या नहीं होगी? होगी। अब क्योंकि ये स्टमक की वॉल की वजह से हो रहा है ना, डेट्स वाई से मैकेनिकल डाइजेशन कहते हैं। ठीक है, मैकेनिकल डाइजेशन के साथ साथ स्टमक के अंदर मौजूद गैस्ट्रिक ग्लैंड गैस्ट्रिक जूस भी प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। अच्छा, गैस्ट्रिक जूस के अंदर क्या क्या मौजूद था? HCl, वेरी गुड। उसके अलावा पेप्सिनोजिन और म्यूकस और
इसके अलावा एक और एंजाइम बच्चों के अंदर होता है ना, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड द रेनिन। ठीक है जी, ये चार चीजें मौजूद होती हैं गैस्ट्रिक जूस के अंदर। गैस्ट्रिक जूस प्रोड्यूस होगा, HCl जो है वो बैक्टीरिया वगैरह को डिस्ट्रॉय कर देगा। कौन से बैक्टीरिया? कल मैंने नाम बताया था, टाइफाइड काज करने वाले बैक्टीरिया, नाम क्या था उनका? बिलव्ड का सल्मोनेला, सल्मोनेला टाइफा। अच्छा एक बात आपको बताता हूं, सल्मोनेला टाइफा, ऐसे इंसान जो कि रेगुलर एंटासिड लेते हैं, एंटासिड यानी इनो वगैरह एसिडिटी को कम करने के लिए, उनमें क्या होता है कि HCl की प्रोडक्शन कम हो जाती है। HCl की प्रोडक्शन कम होने की वजह से ये सल्मोनेला टाइफा इजीली उनके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के अंदर फ्लरिश कर जाता है और ऐसे इंसानों में टाइफाइड होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। टाइफाइड बड़ी खतरनाक बीमारी है, इंटेरिक फीवर भी कहते हैं, इंटेस्टाइन का फीवर। ये इंटेस्टाइन अंतड़ियां जो है बड़ी वीक हो जाती हैं, ऐसे बंदे ने वजन उठाया, इंटेस्टाइन ब्रेक हो जाएंगी, डेथ भी हो सकती है। ठीक है जी, तो रेगुलर एंटासिड लेना इस तरीके से HCl पर इफेक्ट करता है कि सल्मोनेला टाइफा किल नहीं होता, बॉडी में ना ये डिजीज काज कर देता है, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड द टाइफाइड। वेल, कल मैंने आपको बताया था पेप्सिनोजिन, पेप्सिनोजिन ये पेप्सिन में कन्वर्ट होगा और ये किस पर एक्ट करेगा? प्रोटीन्स पर। ये देखें, ये पेप्सिन जो है ये प्रोटीन्स पर एक्ट करेगा और उसको कन्वर्ट करेगा इनटू लार्ज एंड शॉर्ट चेन पॉलीपेप्टाइड, लार्ज एंड शॉर्ट चेन पेप्टाइड्स, यानी जो बड़ी प्रोटीन्स है ना, बड़ी प्रोटीन्स वो छोटी प्रोटीन्स में आएंगी। इन अमीनो एसिड नहीं बनेंगे, ये दिमाग में रखिएगा, अमीनो एसिड आगे बनेंगे, बड़ी प्रोटीन्स छोटी प्रोटीन में ब्रेक होंगी। आपको याद ही चार कंपोनेंट रखने हैं, बायोमोलिक्यूल होती है चार है, एक तो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, न्यूक्लिक एसिड, उन्हीं की डाइजेशन की बात करेंगे। माउथ के अंदर स्टार्च की डाइजेशन यानी कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन स्टार्ट हो गई, स्टमक के अंदर प्रोटीन की डाइजेशन स्टार्ट हो गई। बच्चों के अंदर एक एडिशनल एंजाइम होता है, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड द रेनिन, क्योंकि बच्चे फीड करते हैं मिल्क पर, मिल्क के अंदर एक प्रोटीन होती है जिसे हम काइसिनोजिन कहते हैं। ये काइसिनोजिन कन्वर्ट होगी इनटू काइसिन बाय रेनिन और फिर इस पर पेप्सिन ही एक्ट करेगा और इसे कन्वर्ट कर देगा इनटू शॉर्ट एंड लार्ज पॉलीपेप्टाइड्स। ये बात आ रही है समझ में? ठीक है, तो ये क्योंकि एंजाइम की मौजूदगी की वजह से हो रही है ना डाइजेशन, तो इस डाइजेशन को क्या कहेंगे हम? मैकेनिकल या केमिकल? केमिकल। या ऊपर मैंने आपको एक एंजाइम बताया सिलाइवरी अमाइलेज, यहाँ मैंने आपको दो एंजाइम बताए पेप्सिन और रेनिन, तीन एंजाइम की बात हो गई अब तक। आ रही है बात समझ में? मैंने आपको अब तक क्या समझा दिया है कि माउथ के अंदर किस तरीके से मैकेनिकल डाइजेशन टिच के थ्रू होगी, स्टमक के अंदर मैकेनिकल डाइजेशन चर्निंग एक्शन की वजह से होगी, चर्निंग यानी कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करना। माउथ के अंदर केमिकल डाइजेशन करवाएगा सिलाइवरी अमाइलेज, एक और भी एंजाइम होता है सिलाइवरी लाइपेज, मैंने आपको नहीं बताया, कभी बाद में बताऊंगा। अच्छा, इसके अलावा ये जो स्टमक है इसके अंदर केमिकल डाइजेशन करवाने के लिए पेप्सिन रिस्पॉन्सिबल है और दूसरा रेनिन रिस्पॉन्सिबल है। बच्चों के केस में एडल्ट जब हो जाते हैं ना तो उनकी प्राइमरी डाइट मिल्क नहीं होती, तो रेनिन की प्रोडक्शन भी कम हो जाती है। वट एवर अमाउंट ऑफ मिल्क हम ले रहे होते हैं उसको डाइजेस्ट करने के लिए पेप्सिन ही काफी होता है, यही काम कर देता है कैसिनोजन को डाइजेस्ट करने के लिए। लेकिन बच्चों के अंदर रेनिन जरूरी चाहिए होता है हमें, क्योंकि उनकी प्राइमरी डाइट ही मिल्क है। होता है ना बेटा, पेप्सिन भी होता है। देखिए, आधा काम रेनिन करेगा कैसिन तक, उसके बाद प्रोटीन ही संभालेगा, इसको पेप्सिन ही संभालेगा। आई बात समझ में? ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। इंटेस्टाइन के अंदर डाइजेशन देखते हैं। अच्छा, अब इंटेस्टाइन के अंदर मैकेनिकल डाइजेशन भी है। इंटेस्टाइन के अंदर जो मैकेनिकल डाइजेशन होगी वो वही जिस तरीके से चर्निंग एक्शन ऑफ स्टमक था ना, डाइजेशन हो रही थी, इंटेस्टाइन की वॉल भी कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करती है जिसकी वजह से डाइजेशन हो रही होगी। अच्छा, एक और बात भी आपको याद रखनी है, जो फूड हम सवालों करते हैं, निगलते हैं, स्टमक से आगे पास होता है, इंटेस्टाइन से आगे पास होता है, वो एक कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की वजह से हो रहा होता है। पूरे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के अंदर एक कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होती है, उसे हम पेरिस्टाल्सिस कहते हैं। ठीक है, पेरिस्टाल्सिस कहते हैं, ये आप याद रखिएगा। इस पेरिस्टाल्सिस की वजह से एक मैकेनिकल डाइजेशन तो हो जाएगी इंटेस्टाइन के अंदर। यहां तक बातें आ रही है समझ में? आगे मूव करते हैं। इंटेस्टाइन के अंदर जो केमिकल डाइजेशन है ना वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन का जो ड्यूडेनम वाला पार्ट है, ये सीट है डाइजेशन की, मेन सीट है। यहाँ पर तीन तरह के जूस आते हैं, एक तो बाइल फ्रॉम गॉल ब्लैडर, ठीक है, पेनक्रियाटिक जूस फ्रॉम पेनक्रियास एंड ड्यूडेनल जूस फ्रॉम द इंटेरिकस सक्कस। इसकी अपनी वॉल जो है ना इंटेरिकस सक्कस, वो ड्यूडेनल जूस प्रोड्यूस कर रही होती है। तीन तरह के जूस आते हैं। राजा बेटा आप बताएंगे हमें कहाँ कहाँ से, कौन बताएगा हमारे लिए? लीवर से बाइल, वेरी गुड वेरी गुड। ड्यूडेनम की अपनी वॉल से ड्यूडेनल जूस, तीन तरह के जूस आएंगे। सबसे पहले हम बाइल को देखते हैं, ठीक है। अच्छा, बाइल समझने से पहले हम लीवर का थोड़ा सा स्ट्रक्चर देख लेते हैं। ये देखें, लीवर को फर्स्ट लार्जेस्ट ग्लैंड कहा जाता है और सेकंड लार्जेस्ट ऑर्गन कहा जाता है बॉडी का। फर्स्ट लार्जेस्ट ऑर्गन कौन सा है बॉडी? ऑर्गन, फर्स्ट लार्जेस्ट ऑर्गन कौन सा है बॉडी का? स्किन।
इंटेक्ट स्किन, अगर स्किन साबित है तो फर्स्ट लार्जेस्ट ऑर्गन है, लीवर सेकंड लार्जेस्ट ऑर्गन और फर्स्ट लार्जेस्ट ग्लैंड है, ठीक है जी। अच्छा, लीवर की दो लोब्स होती है, रेडिश ब्राउन कलर का ये है, दो लोब्स होती है, देयर इज राइट लोब, देयर इज लेफ्ट लोब। अच्छा, लीवर के जो सेल्स हैं वो आपको याद रखने हैं, लीवर के सेल को हिपेटोसाइट कहा जाता है, हिपेटोसाइट, हिपेटोसाइट कहा जाता है। अच्छा, लीवर का एक और नाम भी है, बता दूं आपको, हीपर भी कहते हैं इसे हम, हीपर, हीपर भी कहा जाता है, इस वजह से इसके सेल्स को हिपेटोसाइट कहा जाता है। इतनी बात आ रही है समझ में? अच्छा जी, लीवर के बिल्कुल पीछे, से फॉर एग्जाम्पल ये लीवर है, लीवर के बिल्कुल पिछले साइड पर एक पेयर शेप्ड ऑर्गन होता है, एक पेयर शेप्ड ऑर्गन, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड द गॉल ब्लैडर, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड द गॉल ब्लैडर। लीवर जो है कि एक सब्सटेंस की फॉर्मेशन करता है जिसे हम कहते हैं बाइल, वो बाइल जो है अलग अलग ट्यूब के थ्रू इस गॉल ब्लैडर के अंदर आकर के स्टोर हो रही होती है, बाइल जो है वो लीवर के अंदर आकर के इस गॉल ब्लैडर के अंदर आकर के स्टोर हो रही होती है, ठीक है। अच्छा, अब ये बाइल का काम क्या है वो हम समझते हैं। बाइल के अंदर तीन कंपोनेंट आपको याद रखने हैं, एक तो इसके अंदर वाटर भी होता है, वो तो होगा, इसके अलावा बाइल सॉल्ट भी होते हैं, बाइल पिगमेंट और लेसिथिन। बाइल सॉल्ट दो तरीके के हैं, देयर इज सोडियम टोरोकोलेट, देयर इज सोडियम ग्लाइकोकोलेट, सोडियम टोरोकोलेट, सोडियम ग्लाइकोकोलेट। अगर नाम याद रख सको तो वेल एंड गुड, अदरवाइज आप बाइल सॉल्ट याद रखोगे मोर देन एनफ। बाइल पिगमेंट दो तरीके की, देयर इज बिलिरुबिन, देयर इज बिलिवर्डिन, और दूसरा होता है लेसिथिन। अब लेसिथिन यहाँ पे मौजूद क्यों है, पहले लेसिथिन को समझते हैं फिर इनको समझेंगे। देखें, ये जो बाइल यहाँ पर स्टोर हो रही है ना, इसके अंदर होता है कोलेस्टेरोल, कोलेस्टेरोल, कोलेस्टेरोल में एक टेंडेंसी है कि ये जहां पर भी जमा होता है वहां पर स्टोन्स की फॉर्मेशन कर देता है, और बहुत सारे लोगों के अंदर गॉल ब्लैडर के अंदर स्टोन्स की फॉर्मेशन हो जाती है इस कोलेस्ट्रॉल की वजह से, ठीक है। लेकिन नॉर्मली लेसिथिन की मौजूदगी की वजह से ये कोलेस्ट्रॉल स्टोन की फॉर्मेशन नहीं कर सकता, लेसिथिन इसको प्रिवेंट कर रहा होता है फॉर्मेशन ऑफ द स्टोन से। लेकिन अगर लेसिथिन का अमाउंट कम हो जाए तो स्टोन की फॉर्मेशन हो जाती है, ऐसे बंदों के अंदर हमें गॉल ब्लैडर को रिमूव करवाना पड़ता है। पता है उस टेक्निक को हम क्या कहते हैं? कोलेसिस्टेक्टोमी, ठीक है। कोले लिख दे आपके लिए, कोलेसिस्टेक्टोमी, कोलेसिस्टेक्टोमी। मैंने आपको दो तरह की सर्जरीज बताई है, एक तो कोलेसिस्टेक्टोमी और दूसरी ये अपेंडिसाइटिस, ठीक है, अपेंडिसाइटिस। दो तरह की हमने आज सर्जरीज की बात की है। अच्छा, वेल हम नॉर्मल बंदे की बात करते हैं, ये इसके अंदर बाइल स्टोर है। अब होगा ये कि जैसे फूड आएगा इंटेस्टाइन के अंदर, यहाँ से बाइल आएगी, गॉल ब्लैडर से बाइल आएगी, स्टमक ये जो लीवर है ये भी बाइल प्रोड्यूस करेगा, ये बाइल होती हुई इंटेस्टाइन के अंदर आ जाएगी। अच्छा, ये जो डक्ट है जो कि निकल रही होगी बाय इस गॉल ब्लैडर से, इसे हम सिस्टिक डक्ट कहते हैं, सिस्टिक डक्ट, डक्ट के नाम आपको याद होने चाहिए। अच्छा, जो लीवर की लेफ्ट वाली लोब से डक्ट आएगी उसे लेफ्ट हेपेटिक डक्ट कहा जाएगा, और जो राइट साइड से आएगी उसे हम राइट हेपेटिक डक्ट कहते हैं। एक बार इन डक्ट्स को देखते हैं। बाइल लाने के लिए गॉल ब्लैडर से कौन सी डक्ट आई? सिस्टिक डक्ट। इसके अलावा लीवर के राइट साइड से, लेफ्ट साइड से लेफ्ट हेपेटिक डक्ट, लेफ्ट और राइट हेपेटिक डक्ट, लेफ्ट और राइट हेपेटिक डक्ट मिलकर कॉमन हेपेटिक डक्ट बनाती है, कॉमन हेपेटिक डक्ट। एक और नाम बताने वाला हूं आपको, ठीक है जी। और ये कॉमन हेपेटिक डक्ट अलोंग विद सिस्टिक डक्ट, कॉमन हेपेटिक डक्ट अलोंग विद सिस्टिक डक्ट इज व्हाट इज कॉल्ड द कॉमन बाइल डक्ट, कॉमन बाइल डक्ट। एक बार इसका रिकैप लेते हैं। सबसे पहले गॉल ब्लैडर से क्या निकला था? कौन सी डक्ट निकली थी? सिस्टिक डक्ट, ठीक है। लीवर की दोनों लोब से कौन सी डक्ट निकली? लेफ्ट और राइट हेपेटिक डक्ट। लेफ्ट और राइट हेपेटिक डक्ट को हम कॉमन हेपेटिक डक्ट भी कह सकते हैं। कॉमन हेपेटिक डक्ट अलोंग विद सिस्टिक डक्ट, कॉमन हेपेटिक डक्ट अलोंग विद सिस्टिक डक्ट कॉमन बाइल डक्ट कहलाएंगी। इतनी बात आपको राजा बेटा आ रही है समझ? ये कॉमन बाइल डक्ट लीवर से निकलने के बाद पेनक्रियास के अंदर आएगी और पेनक्रियास से होती हुई ये स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर खुलेगी। अच्छा, पेनक्रियास की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। पेनक्रियास एक हेट्रोक्राइन ग्लैंड है, एक ऐसा ग्लैंड है जिसमें एक्सोक्राइन पोर्शन भी है, एंडोक्राइन पोर्शन भी है। एक्सोक्राइन एंडोक्राइन पोर्शन का मतलब क्या? ऐसे ग्लैंड जो कि डक्ट के थ्रू अपनी सिक्रीशन करते हैं ना, उन्हें एक्सोक्राइन ग्लैंड कहा जाता है, और ऐसे ग्लैंड जो कि डायरेक्ट अपनी सिक्रीशन ब्लड के अंदर करते हैं उन्हें एंडोक्राइन ग्लैंड कहा जाता है। ये जो पेनक्रियास है ये स्पेशल है, इसके अंदर एक्सोक्राइन एज वेल एज एंडोक्राइन दोनों पोर्शन मौजूद हैं, लेकिन प्रीडोमिनेंटली एक्सोक्राइन पोर्शन होता है, थोड़ा सा पार्ट एंडोक्राइन होता है।
99.9% जो है वो एक्सोक्राइन पोर्शन है, 0.1% जो है वो एंडोक्राइन पोर्शन होता है। एंडोक्राइन पोर्शन से हम कंसर्न नहीं है, उसकी बात नहीं करेंगे, हम एक्सोक्राइन पोर्शन की बात करेंगे। इसका जो एक्सोक्राइन पोर्शन है वो पेनक्रियाटिक जूस प्रोड्यूस करेगा, वो पेनक्रियाटिक जूस प्रोड्यूस करेगा। इतनी बात आ रही है समझ में जी। ऐसी ऐसे काइंड के ग्लैंड जिनकी सिक्रीशन डक्ट के थ्रू होती हुई किसी दूसरे ऑर्गन में आती हो, वो कहलाते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड। और अगर वो डायरेक्ट ब्लड में सिक्रीट कर रहे हैं ना, तो वो कहलाते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड। पेनक्रियास एक्सोक्राइन भी है, एंडोक्राइन भी है, ठीक है, ये स्पेशल है नेचर की तरफ से। मोस्ट पार्ट इसका एक्सोक्राइन होता है, और यहाँ पे हम एक्सोक्राइन की बात करेंगे, एंडोक्राइन की बात कभी है ना दूसरे लेक्चर में की जाएगी। अच्छा, मैं आपको ये बता रहा था कि लीवर से आने वाली ये कॉमन बाइल डक्ट पेनक्रियास की इस पेनक्रियाटिक डक्ट के साथ मिल जाती है, पेनक्रियास की इस पेनक्रियाटिक डक्ट से मिल जाती है, और एक कॉमन डक्ट बन जाती है यहाँ पर, जिसे हम हेपेटो पेनक्रियाटिक एम्पुला कह रहे होते हैं। ये लास्ट नाम था आज का, हेपेटो पेनक्रियाटिक एम्पुला, हेपेटो पेनक्रियाटिक एम्पुला। एक बार रिकेप तो होना चाहिए इसका जरूर। गॉल ब्लैडर से कौन सी डक्ट निकली थी? सिस्टिक डक्ट। लीवर से दो लोब्स कौन सी? राइट एंड लेफ्ट दोनों कॉमन, वेरी गुड। सिस्टिक डक्ट अलोंग विद कॉमन हेपेटिक डक्ट, कॉमन बाइल डक्ट, और कॉमन बाइल डक्ट और ये पेनक्रियाटिक डक्ट। आप बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है, मैंने सोचा नहीं था इतनी आसानी से याद होगा ये आपको, ठीक है। और ये जो है कि आगे दे रहे होंगे हमें हेपेटो पेनक्रियाटिक एम्पुला, ठीक है जी, हेपेटो पेनक्रियाटिक एम्पुला। वेल, अब समझते हैं कि बाइल का काम क्या होगा। ये देखिए, जो बाइल सॉल्ट है ना, दो तरह की, सोडियम टोरोकोलेट, सोडियम ग्लाइकोकोलेट, ये बड़े स्पेशल है। इनके दो पार्ट होते हैं। इनका अपर पार्ट जो है ना वो हाइड्रोफिलिक होता है। हाइड्रोफिलिक का मतलब वाटर लविंग, और जो इनकी टेल है ना वो हाइड्रोफोबिक होती है। हाइड्रोफोबिक यानी वाटर रिपेलिंग, जिनको वाटर से नफरत हो, हाइड्रोफोबिक, वाटर से डर हो जिनको। हाइड्रोफिलिक, इनका हेड जो है हाइड्रोफिलिक है, पानी चाहता है, और नीचे वाली टेल जो है ना वो हाइड्रोफोबिक है, पानी नहीं चाहती। सेम कहानी हमारे इस फैट के साथ है। ये जो फैट होते हैं ना, फैट जो हम ले रहे होते हैं हमारी डाइट के अंदर, वो फैट को वाटर पसंद नहीं है, और आप तब तक फैट को डाइजेस्ट नहीं कर सकते जब तक इसको वाटर इसके लिए पसंदीदा ना हो जाए, ठीक है। जब तक इसका वाटर पसंदीदा नहीं होगा, जब तक ये वाटर को नहीं चाहेगा, तब तक डाइजेस्ट नहीं होगा। तो इसको वाटर पसंद करवाने के लिए हमारे पास बाइल सॉल्ट होती है। बाइल सॉल्ट क्या करती है? बाइल सॉल्ट इसके चारों तरफ अरेंज हो जाती है इस तरीके से। बाइल सॉल्ट इसके चारों तरफ इस तरीके से अरेंज हो जाती है। जब बाइल सॉल्ट इसके चारों तरफ अरेंज हो जाती है, बाइल सॉल्ट का ये वाला कौन सा पार्ट था? वेरी गुड। और हेड क्या था? वाटर लविंग, ठीक है। जब हेड इसके ऊपर आ जाएगा तो ये पूरा फैट ग्लोब्यूल किस में कन्वर्ट हो जाएगा? वाटर लविंग या वाटर रिपेलिंग? वाटर लविंग। जो फैट ग्लोब्यूल जिसको कुछ देर पहले वाटर पसंद नहीं था ना, बाइल सॉल्ट की मौजूदगी में उसको वाटर पसंद आ जाएगा, ठीक है। अब इसको डाइजेस्ट करना आसान है। अब इस पर एक्ट करेंगे लाइपेज, और इसको डाइजेस्ट कर देंगे इनटू स्मॉलर फैट ग्लोब्यूल्स, लाइपेज। और इस प्रोसेस को पूरे को पता है क्या कहते हैं हम? इस यहाँ से लेकर ये जो पूरा प्रोसेस हुआ है, इसे क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं फैट इमल्सिफिकेशन। फैट इमल्सिफिकेशन, फैट इमल्सिफिकेशन कहा जाता है। फैट इसी तरीके से डाइजेस्ट होता है। ये बात आ रही है समझ में, ठीक है। बाइल सॉल्ट का ये काम था। बाइल पिगमेंट जो है, बाइल पिगमेंट आगे जा करके जो हमारी यूरिन का कलर है, जो हमारे अनडाइजेस्टेड मटेरियल फीकल मैटर जिसे कहते हैं उसका कलर है, वो कलर देंगे। अब वो कौन सी पिगमेंट है एक्चुअल में उनके नाम नहीं बता रहा आपको, या वर्बली बता देता हूँ। स्टर्कोबिलिन होती है एक पिगमेंट, जिसकी वजह से हमारे जो स्टूल है, फीकल मैटर है, उसका कलर होता है, यूरिन का कलर होता है। यहाँ तक बातें आ रही है समझ में? आगे मूव करें। उसके बाद हम पेनक्रियास, ये तो बाइल की मदद से डाइजेशन थी। अब पेनक्रियास की मदद से डाइजेशन समझते हैं। ये जो पेनक्रियास, ये जो डक्ट आई है ना, ये पेनक्रियाटिक जूस लेके आएगी। पेनक्रियाटिक जूस इट इज द रिचेस्ट टाइप ऑफ डाइजेस्टिव जूस। पेनक्रियास के अंदर हर फूड कंपोनेंट को डाइजेस्ट करने के लिए एंजाइम मौजूद है। पेनक्रियास के अंदर होता है ट्रिप्सिन, जो कि एक्ट करेगा लार्ज एंड शॉर्ट पेप्टाइड पर, ठीक है, और उनको ट्राइपेप्टाइड और डाइपेप्टाइड में कन्वर्ट कर देगा, यानी 2 और 3 अमीनो एसिड से बनी हुई प्रोटीन के अंदर, ठीक है। स्मॉलर हो गई ना इनके मुकाबले में, जो यहाँ पर बनी थी ना उनसे और भी स्मॉलर हो गया। इसी तरीके से स्टेप बाय स्टेप डाइजेशन होती है। कार्बोक्सीपेप्टिडेज, कार्बोक्सीपेप्टिडेज ये प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए स्पेशल एंजाइम होता है, जो कि क्या करेगा समटाइम अमीनो एसिड को लास्ट में से ब्रेक कर रहा होगा, और कुछ प्रोटीन को बीच में से ब्रेक कर रहा होगा। इसका अगर काम याद रख सको तो ठीक है, अदरवाइज स्किप कर सकते हो कार्बोक्सीपेप्टिडेज का। पेनक्रियाटिक एमाइलेज, ये स्टार्च पर एक्ट करेगा, उसको माल्टोज में आइसोमाल्टोज लिमिट डेक्सट्रिन में कन्वर्ट करेगा। देखो कुछ स्टार्च तो यहाँ पर डाइजेस्ट हो गया,
जो बचा कुचा स्टार्च होगा वो यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद पेनक्रिएटिक लाइपेज, पेनक्रिएटिक लाइपेज जो जहाँ पे ये काम हुआ है ना, ये पेनक्रिएटिक लाइपेज यहाँ पे कर रहा है, जो मैंने आपको वहां पे बताया ना, वो पेनक्रिएटिक लाइपेज यहाँ पे करेगा। जो फैट के ग्लोब्यूल बने हैं उनको फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट कर रहा होगा। डीएनएस जो है ये डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड डीएनए पर एक्ट करेगा, इसको डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड में कन्वर्ट कर देगा। न्यूक्लिक एसिड पॉलीमर है, उनके मोनोमर क्या होते हैं? न्यूक्लियोटाइड। ये न्यूक्लियोटाइड में कन्वर्ट हो रहे होंगे। आरएनएस जो है राइबोन्यूक्लिक एसिड पर एक्ट करेगा और उसको राइबोन्यूक्लियोटाइड में कन्वर्ट कर देगा। तो देखिए पेनक्रियास के अंदर हर तरह के फूड कंपोनेंट को डाइजेस्ट करने के लिए एंजाइम है। आप वीडियो को रिवाइंड करके देखिएगा जरूर, ये टॉपिक आपको समझ में आएगा। उसके बाद इंटेस्टाइन जो है ना, इंटेस्टाइन की अपनी वॉल भी एक जूस प्रोड्यूस करती है, ठीक है, जिसे सक्कस एंटेरिकस के थ्रू वो ना सिक्रीट होता है। इंटेस्टाइन के अंदर जो बचे कुछ कंपोनेंट है उनको डाइजेस्ट करने के लिए एंजाइम मौजूद है, जैसे कि प्रोटीएज होगा जो कि एक्ट करेगा इन पर, ट्राइपेप्टाइड और डाइपेप्टाइड इनको सिंपल अमीनो एसिड में कन्वर्ट कर देगा। हमें ये सिंपल चीजें चाहिए थी। उसके अलावा माल्टोज पर एक्ट करेगा माल्टेज, सिंपल शुगर। लेक्टेज पर एक्ट करेगा लेक्टोज पर एक्ट करेगा लेक्टेज, सिंपल शुगर, ठीक है। इस तरीके से ब्रेक हो रहे होंगे। और फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल ये तो ब्रेक हुए हैं। डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड, राइबोन्यूक्लियोटाइड, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड और राइबोन्यूक्लियोटाइड इन पर एक्ट करेगा न्यूक्लियोटाइडेज और इनको कन्वर्ट करेगा न्यूक्लियोसाइड्स के अंदर। इन पर एक्ट करेगा न्यूक्लियोसाइडेज और इनको कन्वर्ट कर देगा 3 कंपोनेंट के अंदर, फॉस्फेट, नाइट्रोजनस बेस और पेंटोज शुगर। ये जो जितने भी कंपोनेंट यहाँ पे लिखे हुए हैं लास्ट में, ये सिंपल है, ये एब्जॉर्बेबल है और यहाँ पर होती है डाइजेशन कंप्लीट। यहाँ पर डाइजेशन का कॉन्सेप्ट था। आ रही है बात समझ में? जल्दी से मैं आपको एब्जॉर्प्शन एसिमिलेशन समझा दूं या ज्यादा हो जाएगा? समझा दे? वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। ये देखें हमारे पास इंटेस्टाइन जो है ना, स्मॉल इंटेस्टाइन के मैंने आपको कितने पार्ट बताए थे? 3। कौन कौन से? ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम। ड्यूडेनम ने तो डाइजेशन कर दी। जेजुनम के अंदर मैंने आपको कुछ कंपोनेंट बताए थे, पियर पैचेस, जो कि बैक्टीरिया वगैरह को डिस्ट्रॉय कर रहे होंगे। जेजुनम में अपना काम कर दिया। इलियम में के अंदर होगी एब्जॉर्प्शन। इलियम के अंदर ही एब्जॉर्प्शन क्यों होती है वो समझते हैं। देखें जब हम स्मॉल इंटेस्टाइन को इसे कट करके देखेंगे ना, तो आपको उसकी वॉल पर ऐसे उबड़ खाबड़ स्पेसेस नजर आएंगे। ये उबड़ खाबड़ स्पेसेस जो है ना, ये कहलाते हैं पिलाइका सर्कुलरियस। एक पिलाइक के सर्कुलरियस के सरफेस पर ऐसे स्ट्रक्चर मौजूद होते हैं, ये वाले। एक स्ट्रक्चर को आप देखेंगे ना तो आपको इस तरीके का दिखेगा। वो इसे पता है क्या कहा जाता है? एक को विल्लस और बहुत सारों को विलाय कहा जाता है। एक को विल्लस, बहुत सारों को विलाय कहा जाता है। ड्यूडेनम ने क्या करके दिखाया था? वेरी गुड। जेजुनम ने क्या करके दिखाया? बैक्टीरिया से प्रोटेक्शन। इलियम क्या करेगा? एब्जॉर्प्शन क्यों होती है वहां पर वो समझा रहा हूं। एक तो इसके सरफेस पर क्या मौजूद है? प्लाइके सर्कुलरियस। उन प्लाइके सर्कुलरियस के सरफेस पर क्या मौजूद है? विल्लस। और इन विल्लस के सरफेस पर भी स्मॉलर सेल्स होते हैं, इंटीरोसाइट सेल। इसके सेल पर भी सरफेस, ये लास्ट है बेटा, ठीक है। इन सेल को इंटीरोसाइट कहा जाता है, ब्रश बॉर्डर सेल कहा जाता है। अब देखें ऐसा क्यों होता है? प्लाइके सर्कुलरियस, विल्लस और माइक्रोविल्लस क्यों मौजूद है? सो दैट ज्यादा से ज्यादा सरफेस एरिया बढ़ जाए और एब्जॉर्प्शन अच्छे से हो सके। ये बात आ रही है समझ में? एब्जॉर्प्शन का सरफेस एरिया बढ़ाने के लिए। अच्छा अब क्या होगा कि ये अमीनो एसिड जो है वो डायरेक्टली यहाँ पर ब्लड में एब्जॉर्ब होंगे, यहाँ से बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट। सिंपल शुगर डायरेक्ट ब्लड में एब्जॉर्ब होंगी, बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट। लेकिन ये जो हमारे बिलव्ड फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल है ना, ये मसला काज करते हैं। ये सबसे पहले तो ट्रांसपोर्ट होंगे इस बीच वाली कैपिलरी के अंदर, क्योंकि ये ग्रीन है ना, ये लिम्फ कैपिलरी है, इसे लेक्टियल कहा जाता है। देखिए हमारी बॉडी के अंदर ब्लड कैपिलरीज होती है जिनके अंदर ब्लड है, साइड बाय साइड लिम्फ कैपिलरीज भी होती है जिनके अंदर लिम्फ मौजूद होता है। और डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर जो लिम्फ कैपिलरीज है उनका स्पेशल नाम होता है लेक्टियल कहा जाता है उन्हें। इनके अंदर फैटी एसिड ग्लिसरॉल जाएगा और यहाँ से फिर स्पेशल तरीके से ट्रांसपोर्ट होगा। वो इतना सिस्टम हमारे लेवल पर नहीं है, इस वजह से मैं आपको नहीं बता रहा। बस आप इतना याद रखो, लेक्टियल के थ्रू वो एब्जॉर्ब होंगे, ये एमसीक्यूज पूछा जाता है। और ये जो फॉस्फेट, नाइट्रोजनस बेस वगैरह, ये भी अच्छे हैं, डायरेक्ट ब्लड के अंदर चले जाएंगे। जितने भी कंपोनेंट है डायरेक्टली ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाएंगे। मसला काज करेगा फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल, जिसको लेक्टियल ट्रांसपोर्ट कर देगा। यहाँ पर ये एब्जॉर्प्शन वाला टॉपिक भी जो है वो कंप्लीट होता है। उसके बाद एसिमिलेशन एक ऐसा प्रोसेस है जो फूड कंपोनेंट आपने डाइजेस्ट किए हैं,
वो ब्लड के थ्रू इंडिविजुअल सेल्स तक पहुंचेंगे, वहां वो यूज होंगे। एनर्जी, हम इतनी देर से बोल रहे हैं, आप सुन रहे हैं, एनर्जी की नीड है आपको, उन एनर्जी की नीड वाले प्रोसेस के लिए वो चीजें यूज होंगी। इस प्रोसेस को हम एसिमिलेशन कहते हैं। और उसके बाद बचा कुचा जो अमाउंट होगा, बचा कुचा जो अमाउंट होगा वो इस लार्ज इंटेस्टाइन के थ्रू बॉडी से रिमूव हो जाएगा। ठीक है, इस प्रोसेस को इजेशन कहा जाता है। एक पॉइंट एडिशनल आपको बताना चाहूंगा कि मोस्ट ऑफ द एब्जॉर्प्शन स्मॉल इंटेस्टाइन में हो रही होती है, लेकिन अल्कोहल अल्कोहल एक ऐसी चीज है जो कि स्टमक के थ्रू एब्जॉर्ब हो रहा होता है। ठीक है, स्टमक जो अल्कोहल कंज्यूमर होते हैं उनमें फटाफट ये स्टमक से एब्जॉर्ब हो जाता है अल्कोहल और उनके सेरिबेलम को हिट करता है। इस वजह से उनकी चाल भी लड़खड़ा जाती है, मुंह से वर्ड भी अदा नहीं हो रहे होते, स्किन पर फ्लैश भी आ जाता है। इस वजह से ये जो नॉर्मल अल्कोहल ड्रिंकर होते हैं ये अल्कोहल के साथ और भी चीजें ले रहे होते हैं। ठीक है, मैं नाम नहीं लूंगा क्या ले रहे होते हैं। उनसे ये होगा कि अल्कोहल की जो एब्जॉर्प्शन है, अल्कोहल की जो एब्जॉर्प्शन है वो थोड़ी डिलेड हो जाती है। ठीक है, और इसके साथ साथ हमारा बिलव यूनिट जो है न्यूट्रिशन का वो यहाँ पर मुकम्मल होता है। अब आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।